नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का दूसरा पाठ वारिस कौन ये देखने वाले हैं। इसकी विधा है संवादात्मक कहानी और इसके रचनाकार है विभा रानी। पाठ शुरू करने से पहले हम रचनाकार का परिचय लेंगे। रचनाकार अर्थात लेखिका का नाम है विभा रानी। इनका जन्म बिहार के मधुबनी में सन 1959 में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखने की विलक्षण प्रतिभा होने के कारण इस लेखिका ने कई विषयों पर लेखन किया है और अब भी वह ये काम कर रही है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। ये जो संवादात्मक कहानी है वारिस कौन, इसकी मध्यवर्ती कल्पना क्या है और इस कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए जो साधन हमें प्राप्त हुए हैं, जो समय हमें प्राप्त हुआ है, उनका बड़ी सूझबूझ के साथ सदुपयोग करना चाहिए। और यही बात उन्होंने इस कहानी के द्वारा हमें समझाने का सुंदर प्रयास किया है। आइए अब हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है वारिस कौन। वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, यानी किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद या उसके बूढ़े हो जाने के बाद उसका कामकाज संभालने का अधिकार जिसे दिया जाता है उसे उत्तराधिकारी ऐसा कहा जाता है। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उन शब्दों की ओर आप ठीक से ध्यान दीजिए और विश्लेषण करते समय जो अर्थ मैं उनका बतलाऊंगा उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारा देश जो है वो राजा महाराजाओं का देश रहा है। कई राजा महाराजाओं ने हमारे देश का राज कारोबार संभाला है। इतिहास इसका गवाह है। तो जब कोई राजा बूढ़ा होने लगता है या उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ दिन के बाद मर जाऊंगा, तो उसके पहले वो अपना राज्य कौन चलाएगा। और उसे अगर जनता से प्यार है, अपने राज्य से प्यार है और वो ये चाहता है कि उसके मरने के बाद भी उसका जो राज्य है वो सुचारू रूप से, सुंदर ढंग से चलाया जाना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचता है। अर्थात वारिस कौन होगा मेरे बाद इस राजगद्दी का, इसके बारे में वो फैसला करना चाहता है। तो इस राजा को भी यही प्रश्न उसके सामने है कि मेरे बाद ये राज्य कौन संभालेगा, इसका वारिस कौन बनेगा। तो वो ये सोच रहा है कि मेरी 4 बिटियां हैं, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमती होगी, यानी तीव्र विलक्षण बुद्धि वाली होगी, उसी को मैं अपना राजपाट, यानी अपना जो वैभव है, जो अपना राज्य है और उसके अधिकार जो है, मैं उसे ही सौंपूंगा। लेकिन इसका निर्णय मैं कैसे करूं? तो सोचते सोचते एक उपाय उसे हाथ लग गया। एक दिन की बात है, उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राजा साहब अपने बेटियों की परीक्षा लेना चाहते हैं, उनकी बुद्धि की परख करना चाहते हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। जो सबसे बड़ी बेटी है उसने सोचा कि राजा साहब यानी मेरे जो पिताजी है 5 साल के बाद भला इनके दिमाग से ये बाद में निकल जाएगी।
और मांगे भी तो क्या, अपना जो गेहूं का खजाना है, जो अनाज का भंडार है, उनमें से निकाल कर दे दूंगी। 5 साल तक इन दानों को संभाल कर रखने के बजाय इन्हें फेंक देना ही ठीक है, और इसीलिए उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकचे में डाल दिया। तो दूसरी बेटी ने क्या किया, वो अपने कमरे में आई और उसने ये सोचा कि पिताजी ने इतने प्यार से दिए हैं और मुझे ऐसे ही अवस्था में उन्हें देने पड़ेंगे। तो उसने एक चांदी की डिब्बी ली और इस डिब्बी में मखमल के कपड़े में उन दानों को रखा, उसकी पोटली बनाई और उनके घर एक जो संदूकची थी, जो छोटी पेटी होती है, उसमें उसने हिफाजत के साथ रख दिए। और सोचा क्या कि 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे तो मैं उन्हें ये दाने आसानी से वापस कर सकती हूँ। अब बात करते हैं तीसरी बेटी की, अर्थात तीसरी राजकुमारी की। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, वो तो उम्र में छोटी ही थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। कभी कभी हम कहते हैं कि जैसी उम्र होती है वैसी सोच होती है, वैसी समझ होती है। लेकिन कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे कि छोटी सी उम्र में भी बड़े चालाक होते हैं और बड़ी ही सूझबूझ उनके पास होती है। हालांकि ये जो चौथी बेटी है राजा साहब की, उसे किसी प्रकार की सूझबूझ नहीं है। उसे केवल शरारत करना अच्छा लगता है और जो गेहूं के भुने हुए दाने होते हैं, अंगारों पर भुने हुए, वो उसे अच्छे लगते हैं। इसलिए उसने उन दानों को भुने और खा डाले और उसके बाद खेलकूद में व्यस्त हो गई, मग्न हो गई। उसे कोई लेना देना नहीं है कि 5 साल के बाद जब पिताजी मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तीसरी राजकुमारी की। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पिताजी को भला हमें ये दाने देने की क्या जरूरत थी, लेकिन दाने अगर दिए हैं उन्होंने गेहूं के, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, जरूर कोई ना कोई अच्छा उनका उद्देश्य होगा, मकसद होगा। वो शायद हम सबको परखना चाहते होंगे। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहज कर रख देने की सोची, यानी इन दानों को मैं संभाल के रखूंगी। लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, अपने आप से विचार विमर्श किया। उसके दिमाग में कई प्रकार के विचार आ जा रहे थे। तो फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझी। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। यहाँ बच्चों हमें तीसरी राजकुमारी की दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वो सचमुच हमें बुद्धिमती लग रही है, क्योंकि उसने अपनी बहनों की तरह नहीं किया और ना ही उन्हें सहेज कर रखा। जिस कमरे में वो बैठी थी, वहाँ की खिड़की से उसने बाहर झांक कर देखा तो उसने देखा कि हमारे राज्य में जमीन तो बहुत ज़्यादा है, क्यों न मैं किसी किसान की तरह इस जमीन में इन दानों को बो दूँ। अब तो जानते हो बच्चों कि किसान कितना मेहनती होता है, फिर बीजों को बोता है, फिर उसके बाद साल भर उनकी वो देखभाल करता है, पानी देता है, खाद देता है। तो ये किसान वाला किस्सा उसके मन में आ गया और फिर उसने सारे दाने जमीन में बो दिए। और कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंकुर फूटे, जो आप इस चित्र में देख रहे हो, और अंकुर से पौधे बन गए वो। और पौधे में से मतलब जब फसल तैयार हो गई तो दाने निकले। राजकुमारी ने सारी फसल के दाने निकाल लिए और जितने दाने निकले हुए थे उनकी संख्या वैसे तो कम थी, लेकिन फिर भी उन दानों को उसने फिर से बो दिया। वो जानती थी कि मेरे पास तो बहुत सारा अवधि बचा हुआ है, पूरे 4 साल बचे हैं, तो इन गेहूं को मैं फिर से बोकर, बहुत सारे गेहूं को उगाकर मैं उसका एक भंडार बनाऊंगी। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? देखते ही देखते 5 साल पूरे हो गए और राजा साहब ने अपने चारों बेटियों को बुलाया और उन दानों के बारे में पूछा या फिर उन्हें वापस करने के लिए कहा।
बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजकुमारी सरासर झूठ बोल रही थी। वो दाने तो उसने फेंक दिए थे। उसने क्या किया, जो राज्य का अनाज का भंडार था वहां से मुट्ठी भर दाने लेकर आई और वो देने की कोशिश करने लगी। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, यानी थोड़ा गुस्से में वो आ गए और पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी, यानी पहले वाले दाने मैंने फेंक दिए थे पिताजी, और ये भंडार में से मैं आपके सामने ये दाने रख रही हूँ। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। मखमल के महंगे कपड़े में उसने वो चांदी की डिब्बियाँ रखी थी, जिसके अंदर उसने वो गेहूं के दाने बड़े संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। आप ही बताइए बच्चों, अच्छे खासे गेहूं के दानों को 5 साल के लिए चांदी की डिबिया में ही क्या, सोने की डिबिया में भी बंद करके रख दिए तो वो तो सड़ने ही वाले हैं। राजकुमारी ने ये बात नहीं सोची थी। अब राजा साहब ने तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से उसने अपने पिताजी को जवाब दिया। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, यानी एकदम लापरवाही के साथ, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो उसने सारा हाल सुना दिया कि जब उसे दाने दिए गए थे गेहूं के, तभी वो भुनवा कर खा गई थी। और अब पिताजी से कहती है कि आप पता नहीं किन चक्कर में पड़ जाते हैं, किस मुसीबत में आप अपने आप को भी डाल देते हो और हमें भी। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि तीसरी बेटी ने एक दिन अपने पिताजी को रोकने के लिए कहा था। वो कुछ दिखाने वाली थी और राजा साहब को उसी से आशा थी कि मेरी ये तीसरी जो बेटी है वही उसने कुछ अच्छा काम किया होगा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे, वो भी उतावले हो रहे थे। तो राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? राजा साहब थोड़े सोच में पड़ गए कि पता नहीं ये लड़की ये 100 दानों के लिए मुझे कहाँ लेकर जा रही है। पहले तो हमने महल पार किया और उसके बाद नगर भी पार हो गया, और फिर भी ये पता नहीं मुझे क्या दिखाना चाहती है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से अर्थात आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो 5 साल पहले अपने बेटी को जो 100 गेहूं के दाने उन्होंने दिए थे, तो उन 100 गेहूं के दानों का परिणाम आज राजा ने देखा कि एक विशाल खेत के रूप में वो दाने तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं। यानी गेहूं का विशाल भंडार आज उनके सामने फसल के रूप में पड़ा है। इसे कहते हैं सूझबूझ, दूरदृष्टि, निर्णय क्षमता। वाह, राजकुमारी हो तो ऐसी, बेटी हो तो ऐसी। उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा प्यार उमड़ आया। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, यानी अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यानी मेरा जो विशाल साम्राज्य है उसे संभालने की क्षमता और योग्यता केवल तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी 3 बहनों के पास वो क्षमता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कैसे लगी आपको कहानी? जरूर अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी का सबक क्या है बच्चों?
जो साधन, जो वक्त हमारे हाथ है, उसका हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे मन के अंदर की जो उदासीनता है उसे निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सूझबूझ चाहिए, दूर की सोच चाहिए, अच्छा निर्णय लेने की क्षमता चाहिए और हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल तीसरी राजकुमारी की तरह। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।